नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और अपने इस खास शो में जनता की आवाज में आज हम बात करेंगे सियासत में हावी कौन, क्योंकि आज सुबह से ही यूपी में चुनावी माहौल गर्म है। हर एक पार्टी पश्चिम यूपी में वोट बैंक को साधने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अलीगढ़ पहुंचे पीएम मोदी ने आज विपक्ष पर भी करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि साल 2017 से पहले भ्रष्टाचारियों के हवाले कामकाज था और राज्य में गुंडे व माफियों की चलती थी। योगी सरकार में केवल विकास का काम होता है, लेकिन अब वसूली करने वाले व माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। क्या वाकई यूपी में 2017 के बाद से कुछ बदला है या फिर चुनाव के मद्देनजर सियासत हो रही है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको एक अपनी वो दिखाते हैं खास रिपोर्ट। उससे पहले आपको हम तारुफ करा देते हैं जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे भी। हमारे साथ सूरज भाटी जी हैं, भारतीय किसान यूनियन से। आपका भी स्वागत है सर। हमारे साथ नीलम भार्गव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। हमारे साथ डॉक्टर मनीष रॉय हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर जी। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारा सवाल, एक आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल लिए लेते हैं मनीष रॉय जी से जो कि यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि आज पीएम मोदी जी अलीगढ़ गए थे, जहां जाकर उन्होंने राजा प्रताप यूनिवर्सिटी गए थे, जहां उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2017 से पहले, सवाल सर ध्यान से सुनिए, 2017 से पहले भ्रष्टाचारियों के हवाले कामकाज था और राज्य में गुंडे व माफियों की चलती थी। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि 2017 से पहले का आप डाटा निकलवा लो और फिर यूपी सरकार को टॉप 10 माफियों की लिस्ट जारी करनी चाहिए। जी डॉक्टर मनीष जी, क्या ये बात सही है? क्योंकि अखिलेश जी ने तो कह दिया कि आप डाटा निकलवा लो 2017 से पहले और देख लो फिर क्या सच है और क्या झूठ है। देखिए, अखिलेश जी अगर डाटा वाकई में निकलवा लिए तो मुझे लगता है कहीं अखिलेश जी को बाद में गिरफ्तार ना होना पड़ जाए और अपनी बात से मुकरना पड़ जाएगा, क्योंकि पहले जिस प्रकार वो इंजेक्शन को नकारते थे, बाद में उसी इंजेक्शन को उनको लगाना पड़ा। तो ये इनकी आदत बन चुकी है। मतलब ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की नीति पे चलते हैं, पहले गलत बोलते हैं, बाद में माफी मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी का ये कहना कि डाटा निकलवाना, तो वाकई मैं कहता हूं, मैं आपके चैनल के निकलवाना चाहिए कि 2017 से पहले और बाद में कितने क्रिमिनल लोग जब्त हुई है अभी वर्तमान योगी सरकार में, और इसके पहले कितने क्रिमिनल लोगों की संपत्तियां जब्त हुई है, वो डाटा निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। और महिलाओं से, विशेषकर मातृशक्ति से पूछना चाहिए कि क्या कभी रात के 10 बजे उनको घूमने में पहले डर लगता था कि नहीं, आज लगता है कि नहीं लगता है? आज वो खुलकर बोल सकती है कि हम 11 बजे घूमते हैं, लेकिन पहले नहीं घूम पाते थे। तो ये सुशासन जो योगी सरकार ने दिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई गलत बात नहीं की है कि 2017 के पहले जो माहौल था, जो बाहुबली नेताओं का राज था, गुंडागर्दी का राज था, उसको कहीं ना कहीं योगी सरकार ने एक तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन मैं खत्म तो नहीं कहूंगा, लेकिन अनुशासन और सुशासन दोनों के संयोजन से आज उत्तर प्रदेश, मेरे को लगता है, खुशहाल प्रदेश सरकार के रूप में चल रही है। चलिए सर, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं सभी लोगों को, उसके बाद इसका जवाब नीलाभ जी से लेंगे और उसके बाद जो किसानों के बारे में आज बातचीत की है, मोदी जी ने किसानों को लेकर भी बड़ी अच्छी बातें वहां पर रखी है, क्या कुछ रखा है, उसी पे शिवराज जी का भी उस पे पूरा जवाब लेंगे। लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद आपसे सभी से बात करेंगे। यूपी में सुबह से ही सियासी दंगल जारी है। अलीगढ़ पहुंचे पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। सियासी पंडितों की माने तो बीजेपी अलीगढ़, मेरठ, हाथरस, मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर सहित पश्चिमी यूपी के जाट वोटर्स को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि साल 2017 से पहले भ्रष्टाचारियों के हवाले कामकाज था, राज्य में गुंडे माफियों की चलती थी, योगी सरकार में केवल विकास का काम होता है, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है।
वहीं अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को साल 2017 से पहले का डाटा निकलवा लेना चाहिए या फिर यूपी सरकार को टॉप 10 माफियों की सूची जारी करनी चाहिए ताकि लोगों को पता लग सके कि आखिर किस सरकार में अपराध बढ़ा है। मैंने सुना नहीं उनका भाषण, लेकिन अगर ये जो शब्द आपने कहे हैं, अगर ये शब्द प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है, और कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये निर्देश देकर के जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं, और कम से कम ये तो पता ही होगा, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि लूट, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं सबसे ज्यादा कहां हैं। नेशनल ह्यूमन राइट जो आयोग हैं, मानवाधिकार आयोग, सबसे ज्यादा नोटिस किसको मिले? सबसे ज्यादा नोटिस किस सरकार को मिले हैं? मैंने कल भी कहा था, पिछले दिनों भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों की सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसल भी हमारी सरकार में खरीदी गई है और देश भर के किसानों की आय बढ़ाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देश भर के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसमें 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ यूपी के इन किसानों को मिले हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि यूपी में बीते 4 सालों में एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड बने हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार में किसानों का बुरा हाल है और पिछले लंबे समय से किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। बाबा मुख्यमंत्री जी गए थे कुशीनगर, और कुशीनगर वही जगह है, कुछ वर्षों पहले भी वहां गए थे, जब गरीब बच्चों को मिलना था, गरीब परिवारों को मिलना था। मजदूर, किसान और गरीब परिवारों के बच्चों को, परिवारों को साबुन और शैंपू बंटवाए गए थे। शैंपू और साबुन बंटवाने का कारण यही था कि गरीबों की, किसानों की बदबू ना आ जाए सामने। 4 साल पहले कुशीनगर में गरीबों को, किसानों से मिलने के लिए उन्हें साबुन, शैंपू बंटवाया गया था, और बदबू ना जाए इसलिए वो नहा करके आए। जनता सवाल पूछती उनसे, इसीलिए जानबूझ करके भाषा बदल रहे हैं। पीएम मोदी ने गुंडे और माफियों का तो जिक्र कर दिया, लेकिन अगर बात करें साल 2017 की, तो अकेले बीजेपी में करीब 117 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज थे, जबकि समाजवादी पार्टी के 14 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या राजनीति में एक दूसरे पर तल टिप्पणी करना पेशा बन गया है? क्या अब सियासत भी अपराध की भेंट चढ़ती जा रही है? ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 18 शामली। तो आप सभी ने ये पूरी रिपोर्ट अभी देखी है, किसने क्या कहा और किसने किसको कहा। पूरा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला बरकरार था। पीएम मोदी ने जैसे ही अखिलेश जी को समाजवादी पार्टी के ऊपर कटास कसा बिना नाम लिए, वैसे ही अखिलेश जी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसका जवाब दे दिया गया। तो फिर से मनीष जी आपसे बस एक बात करना चाहेंगे। मनीष जी, साफ तौर पर जैसे कि अखिलेश जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप डाटा निकलवा लो, तो फिर तो आपको देर करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सारा होम अफेयर्स आपके पास है। अगर मैं बात करूं, केंद्र में भी आपकी सरकार है, स्टेट में भी आपकी सरकार है, आपके पास तो सारा डेटा है, निकलवा दीजिए, पता चल जाएगा कि किसने क्या किया।
2017 से पहले भी निकलवा लो और अब का भी निकलवा लो। इसीलिए जुबेर जी, अब उन्होंने जब इनिशिएटिव कर दिया है तो अब डाटा इसीलिए एक एक करके निकाले जा रहे हैं और संपत्तियां भी जब्त की जा रही हैं। तो इसीलिए शायद अखिलेश जी को दर्द भी होता है बीच बीच में कि भाई फिर केंद्र सरकार पे आरोप लगाते हैं कि सीबीआई जो है और ईडी जो है केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है। इसीलिए उनको भूलना नहीं चाहिए उनका और आजम खान का जो माइनिंग घोटाला है। सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, जिसमें इन्होंने सबसे बड़ा स्कैम किया है, तो उस स्कैम के कारण भी तब भी बोले कि सीबीआई और ईडी जो है उनके केंद्र के इशारे पे काम करती है। तो जब हम डाटा निकालते हैं तो साहब आरोप लगाने लग जाते हैं। नीलाभ जी के पास चलते हैं। नीलाभ जी, मोदी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2017 से पहले यूपी में गुंडा राज था और माफियों का बोलबाला था। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप जल्दी से अपनी बात रखिए सर। बिल्कुल सही बात है। 2017 से पहले जितने भी मुकदमे हैं माननीय हमारे आज के सीएम योगी जी पे लगे हुए हैं, 52 से ऊपर कई मुकदमे उनके ऊपर, हत्या के मुकदमे भी हैं, दंगे के मुकदमे भी हैं। तो अगर 2017 से पहले मुकदमे हैं तो वो भाजपा के ही लोग ही हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं। भाई इनकी जो सरकार आज जो प्रेजेंट में सरकार है उसमें 117 विधायकों के ऊपर जो है मुकदमे दायर हैं। दूसरा, समाजवादी पार्टी जो 2017 में थी तब जो विधायक थे उनके ऊपर 14 विधायक ऐसे थे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। तो इससे ही साफ होता है कि गुंडागर्दी किसमें हो रही है। सारे गुंडे तो उनके पार्टी के अंदर ही हैं। गुंडागर्दी, अब आप जो कहते हैं महिला सेफ हैं, तो सेंगर जो इनके विधायक थे उन्होंने जो है वहां तक मरवा दिया, हत्या, हाथरस के अंदर हत्या हुई। आप जिला पंचायत के चुनाव में आपको मांगता और तो कपड़े तक छीन लिएगा। ये कहते हैं राज्य में 10 बजे तक महिला जो घूम सकती हैं। 100 नंबर। अभी आपकी बात का जवाब डॉक्टर मनीष जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले स्वराज भाटी जी के पास चले गए, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। स्वराज जी, मोदी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों के लिए कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा पैसा यूपी में आया और सबसे ज्यादा पैसा जो यूपी में आया वो किसानों के खाते में डायरेक्ट हमने दिया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा खरीद की है। तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा खरीद एमएसपी पे की है। मेरे ख्याल से मोदी जी का सबसे बड़ा मजाक होगा ये। रुकिए सर, शिवराज जी से जवाब ले दीजिए, फिर आप लोगों को अपना अपना जवाब देना पड़ेगा। अभी रुक जाइए शिवराज जी से। जी सर। जुबेर जी, सबसे पहले आपके न्यूज 80 का धन्यवाद। और सबसे पहले जो बात गुंडा माफिया मवालियों की हो रही है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये तो कड़वा सत्य है कि इस शासन में कुछ बदमाशों की बदमाशी पे अंकुश लगा है, लेकिन उसके धन्यवाद भाटी जी। जो सरकारी माफिया हैं, जो प्रशासनिक माफिया हैं, जो करप्शन है तहसीलों में, थानों में, रजिस्ट्रार में, बिजली विभाग में, ये चरम पे जो काम 200 में होता था 2000 में होता है। ये कड़वा सत्य उत्तर प्रदेश का, ये नहीं बताया होगा किसी ने भी। और दूसरी रही किसानों की बात जो आज मोदी जी कह रहे हैं। भाटी जी, अगर अपनी जेब फटी हो तो कोई नहीं बताता है कि मेरी जेब फटी है, क्योंकि उसको डर रहता है कहीं कुछ सामान निकल ना जाए जेब से। पूरी बात सुन लो जी। किसानों के ऊपर मोदी जी ने ये नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश में बिजली कितनी महंगी है, घरेलू जो गांव देहात है उनको घरेलू बिजली कितनी महंगी दे रहे हैं, और कृषि बिजली जो ट्यूबवेल का बिल है वो कितना महंगा आ रहा है, डीजल पेट्रोल कितना महंगा है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कितनी महंगी है, कितने चरम पे है बेरोजगारी, गैस की क्या हालत है, लागत मूल्य क्या है, और उत्तर प्रदेश में जो हमारे खंड विकास होते हैं वह खाद बीज कितने भ्रष्टाचार से मिलता है, कोई बीमा अगर पॉलिसी लेनी है उसमें क्या। स्वराज जी, जो सवाल आपसे किया गया आप पहले सर उसका जवाब दे दीजिए, फिर अपनी सारी बातें रखना। मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी पे सबसे ज्यादा जो फसल खरीदी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खरीदी जा रही है, साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं। जी जी, मेरा कहना ये है गन्ना किसानों की जो 4 साल से लागत थी, मतलब मूल्य नहीं बढ़ा, मात्र 5 रुपए बढ़ा करके किया है। और धान किस रेट में बिका, एमएसपी पे बिका या एमएसपी से नीचे बिका, गेहूं एमएसपी पे बिका या एमएसपी से नीचे बिका, बाजरा मक्का ये एमएसपी पे बिके या एमएसपी से नीचे बिके, जो किसानों की फसल एमएसपी से आधे में बिकी उनका भी बायोडाटा एक बार बता देना चाहिए कि इतने किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिला। बेटे मनीष जी आपको पूरा डेटा बताएंगे कि क्या कुछ कब बिका है, कैसे लिया गया है। एमएसपी का लाभ ले पाते हैं, उसमें भी 5.95 6% भी पूरे नहीं है, इतने किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है पूरे देश का। उसमें भी व्यापारी बेच देते हैं किसानों के नाम से जाकर के, वो भी आंकड़े में जुड़ जाता है। किसान की वास्तविक हालत क्या है, लागत मूल्य कितना बढ़ गया है, बिजली के बिल कितने बढ़ गए हैं,
डीजल, पेट्रोल, गैस, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, इस पर कभी कोई अपने भाषण में नहीं बताता। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, इस पर कोई नहीं बताता। ये दुर्भाग्य है हमारा। चलिए ठीक है सर, मनीष जी इसका जवाब देंगे आपको। मनीष जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, आप क्यों सारी बातें छिपाकर बस एक चीज बता रहे हैं कि हमने एमएसपी पे खरीद लिया? सारी इतनी सारी उन्होंने अभी बात बताई है, स्वराज जी ने जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए जुबेर जी, पहले तो स्वराज भाटी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने नीलाभ जी के बात का वाकई में असमर्थन किया कि वाकई में सुशासन तो बड़ा है और सुरक्षा बड़ी है। पहले तो उनका धन्यवाद दे दूं। फिर जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए मनीष जी। नहीं बिल्कुल 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 मैं दूंगा। भाटी जी ने जो सवाल पूछा है, मैं बिल्कुल स्वराज जी का जवाब दे रहा हूँ कि उन्होंने डाटा जो कहा है। मनीष जी थोड़ा घूम कर आते हैं ना, थोड़ा शहर पे निकले हैं तो मैं सारी चीजों का डाटा सर्वे करके आता हूँ नीलाभ जी। मैं हर एक बात को पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा। स्वराज जी ने कहा ना कि लगभग 6% जो किसानों की माली स्थिति जो एमएसपी पे जो इंक्रीज हुई है। अगर स्वराज जी, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न भाई के नाते पूछ रहा हूं, आप वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ किसान हैं, किसानों के नेता हैं, अगर एमएसपी पे और सारी चीजों पे, खरीफ की फसलों पे और गन्ना के रेट में अगर सही मापदंड के अनुसार रेट किसानों को नहीं दिया जाता तो जो इकोनॉमिक जीडीपी है किसानों की देश में 4.6% बढ़ती क्यों? सिर्फ इतना मुझे जवाब दे दीजिए कि 4.6% जो डाटा बढ़ा है, और हम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट में विश्वास करते हैं, छुपाने में विश्वास कभी नहीं रखते हैं। मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, हर चीज को डाटा जनता के सामने आम करती है और जो भी ऑडिट रिपोर्ट होती है वो जनता के सामने क्लैरिफाई करती है। तो आप मुझे बताइए भाटी जी, अगर किसानों की व्यवस्था नहीं सुधरती, अगर उत्पादन नहीं होता, ठीक है, चलिए तो जवाब जीडीपी क्यों बढ़ जाती? नीलाभ जी से मैं जवाब लूंगा एक सवाल का, जल्दी से उनका जवाब सुन लीजिए। जी जवाब दे दीजिए सर। किसानों की जो वास्तविक स्थिति है, जो वास्तविक है, एक तो हमारे देश में इंडिया है जो शहरों में रहती है और एक भारत है जो गांवों में बसता है, जो पूरे देश के विकास का रास्ता खेत खलियानों से जाता है। अगर उसका डाटा बनाना है तो सर्वे गांवों से कराना पड़ेगा, गांव से पूछना पड़ेगा, आलू के किसान से, धान के किसान से, गेहूं के किसान से, कपास के किसान से, सब्जी के किसान से, फलों के किसान से और गन्ना के किसानों से, सबसे पूछना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा वास्तविक हालत क्या है, तुम्हारा लागत मूल्य कितना बढ़ गया है। आज लागत मूल्य चरम छू रहा है, आसमान छू रहा है और वास्तव में नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लागत मूल्य पिछले कई सालों से बढ़ा है, क्योंकि लगातार जैसे कि डीजल पेट्रोल पर रेट बढ़ रहे हैं, उससे लागत मूल्य में कहीं ना कहीं, और कीटनाशक पदार्थों पर भी रेट बढ़ रहे हैं, दवाइयों पर रेट बढ़ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लागत मूल्य किसानों का जरूर बढ़ा है। इसमें कोई नकार नहीं सकता है और ना ही इसको कोई मना कर सकता है और ना ही इससे कोई नकारा जा सकता है। चलिए आइए सीधे नीलाभ जी के पास चलते हैं। हर गरीब किसान तक पहुंच रही है, क्योंकि हम कोई सामान खरीदते हैं, एग्रीकल्चर पार्ट खरीदते हैं तो उनपे भी जीएसटी है। दूसरी बात यह है, कहने को कोई कुछ भी कहता रहो, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकारी खरीद केंद्र जो हैं वो 400-500 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हर जिले में भी खरीद केंद्र नहीं है। मक्का का खरीद केंद्र गौतम बुद्ध नगर में नहीं है, बाजरे का खरीद केंद्र गौतम बुद्ध नगर में नहीं है, गेहूं के क्रिया केंद्र उन पर भ्रष्टाचार होता है, आलू का कोई क्रिया केंद्र नहीं है। जब हमारे पास सरकारी क्रिया केंद्र नहीं है तो हमें एमएसपी मिलेगी कहां से, ये हमें बताओ। ठीक है सर, जी बिल्कुल, हाँ ठीक है। डॉक्टर मनीष जी आपसे एक सवाल लेंगे यहाँ पर। डॉक्टर मनीष जी आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश जी ने एक बात और कही है, वो कह रहे हैं कि योगी सरकार ने पिछले 4 सालों में किसी भी अपनी चीज का शिलान्यास करने के बाद उसका उद्घाटन नहीं किया है, बल्कि दूसरी पार्टियों के किए गए शिलान्यास का ही उद्घाटन किया है। एक दो नाम गिनवा दीजिए जिसका आपने खुद शिलान्यास करके योगी जी ने, या बता दीजिए क्या वाकई आपने खुद शिलान्यास करके उसका उद्घाटन किया है? क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे थे अखिलेश यादव जी, जब आज उन्होंने पीसी की है, कि भाई हमने तो शिलान्यास किया था और इन्होंने आके उसका फीता काट दिया। तो क्या आप फीता काटने का काम करते हैं क्या? तो अखिलेश जी की जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए कि आज इंटीग्रेटेड जो नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, अखिलेश जी ने कभी प्रस्ताव भी दिया था क्या उसके बारे में? और अगर मथुरा जो एक्सप्रेसवे, जो 5 एक्सप्रेसवे हुए हैं, उसका क्या अखिलेश जी ने कभी उसका शिलान्यास किया था? आज अगर सारे जो नए एम्स के प्रपोजल आए, चाहे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए, तो उसका क्या शिलान्यास कभी अखिलेश जी ने किया था? तो अखिलेश जी पहले अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें, तो मुझे लगता है इसके बारे में नीलाभ जी और अच्छे से जवाब दे पाएंगे, जो मैंने डाटा दिया है।
तो नहीं, नीलाभ सर, जी के पास मैं- भी मेरे ख्याल से उसका उत्तर मिल आप पाएगा। नीलाभ जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन आपको मैं एक आपकी भी जानकारी दुरुस्त कर दूं। राकेश टिकैत जी क्या कह रहे हैं? राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी वालों ने सब कुछ बेच दिया है, करने दो शिलान्यास। ये भी कह रहे हैं कि शिलान्यास करने दो, देखते हैं बिल्डिंग भी बनेगी या नहीं। राकेश टिकैत आगे ये भी कह रहे हैं बनेगा कि बनेगा, इन्होंने बिल्डिंग भी बीजेपी बनेगा, वालों ने पूरा देश सब बेच कुछ दिया है। संपूर्ण होगा। सर, राकेश टिकैत जी जो कह रहे हैं उनकी भी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं आपने पूरा देश बेच दिया है। नहीं नहीं, राकेश टिकैत को तो हमने राकेश डकैत का नाम दे दिया, वो टिकैत तो है ही नहीं वो ना। ये भी कह रहे हैं कि वो अच्छी किसानों बात है को कि तो भ्रम में रखते हैं, हमेशा भ्रम में रखते हैं। आप उन किसानों के अब शब्द बोल रहे हैं मनीष जी, जिनके मैं उगाई हुए जो अन्न देश को के आप विरुद्ध खाते बात हैं। करेगा आपको नीलाभ शर्म आनी जी, चाहिए ऐसी बातें कहने देश के के लिए। खिलाफ जो आप बात किसान के करेगा, लिए, जो किसान देश का के अपमानित खिलाफ कर रहे बात हैं किसान करेगा, को। हमारे सबसे ज्यादा अन्नदाता बीजेपी को सरकार में भड़काएगा, किसानों को मुझे अपमानित मेरे किया हिसाब गया से है। वो सबसे मेरे ज्यादा हिसाब आपने से वो बीजेपी देश वालों ने का अपमानित किया है। देश का अन्नदाता नहीं हो आप सकता। अपमानित कर रहे हैं किसानों को। किसानों मैं का यही आपके अनाज चैनल खाते के हैं। माध्यम भूले से, मत इस जुबेर बात जी को के आप। चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि टिकैत जी हो, किसानों टिकैत को जी भ्रमित नेता है ना कांग्रेस करें। हमारे किसानों के। अन्नदाता है वो, और अन्नदाता अन्नदाता है, को आपको उनके शर्म आनी अधिकारियों चाहिए। के आप इस तरीके से उनके बारे में आप शब्द बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको क्योंकि शर्म आनी 26 चाहिए। जनवरी की घटना, 26 जनवरी की घटना को मैं अगर 26 वापस जनवरी की दोहराऊं घटना क्यों तो घटी? किसकी ये घटना भी थी? आपकी वजह से घटी। वो सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत की वजह से घटी है। आज देश के झंडे का अपमान हुआ है, और नीलाभ जी आप अगर उसका समर्थन करेंगे तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं उस बात पर। किसानों के साथ आपने अगर हमको किसानों का हित करना होता नीलाभ जी, तो हम किसानों से बात भी नहीं करते और 12 दौर की बात भी नहीं करते। नीलाभ जी, आप बिल्कुल देखिए, आप गलत डाटा फ्रेम करके आप कोई भी चीज बात रखिए, वो स्वीकार्य नहीं है, वो स्वीकार्य ही नहीं है। अगर किसानों के मंच में किसी बहन का अपमान होता है, इसका मतलब किसान आंदोलन सही है। अपमान कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, पूनम पंडित का अगर अपमान होता है मंच में एक बहन का, तो वो बहुत सही है। आप जो है आपकी भाजपा का संस्कार खराब है। अगर राकेश टिकैत 2 बार चुनाव लड़के जमानत जब्त हो जाती है और वो राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब है नीलाभ जी, समाजवादी पार्टी, इसका मतलब है राकेश टिकैत के साथ आप लोग करते हैं इस चीज को। किसका मान हुआ, किसका सम्मान हुआ, वो सब ठीक है सर। जो आपको मैंने रिपोर्ट भी सुनाई थी सर, ठीक है ना। देखिए मनीष जी, आपसे अब सवाल रहेगा, सीधा और जवाब देना, कट टू कट, इधर उधर मत बातों को घुमाना। आप लोग घुमा बहुत रहे हो आजकल बातों को, ठीक है सर। देखिए सर, जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं कि 2017 से पहले बहुत ज्यादा क्राइम था यूपी में, या बहुत सारी बातें कही हैं कि बहुत ज्यादा मतलब जो रसूखदार थे वो ज्यादा पल गए थे। लेकिन मैं आपको मैं 2017 के टाइम का एक डेटा बताता हूं, बहुत छोटा सा डेटा है सर। 403 विधायकों में से जब 2017 की अगर मैं बात करूं, 143 विधायकों पर भाजपा के, सर ओनली भाजपा के आपराधिक मामले दर्ज थे यूपी की अगर मैं बात करूं सर, खाली यूपी की मैं आपको बता रहा हूं, 114 पर। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करूं तो 46 में से 14 पर दर्ज थे। अगर बसपा की बात करूं तो 19 विधायक चुन के आए थे, उनमें से 5 पर दर्ज थे। अगर कांग्रेस की बात करूं तो 7 में से 1 पर दर्ज था, और अन्य में 19 में से 9 पर दर्ज थे। तो क्या बीजेपी अनाउंस करेगी मन से कि हम इस बार आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में किसी भी जिस पर आपराधिक मामले दर्ज होंगे उसको हम किसी को भी टिकट नहीं देंगे? क्या कोई पार्टी इस कदम को बढ़ाएगी? बिल्कुल जुबेर जी इनकी नीलाभ जी आप भी पीछे नहीं हो, पहले उनकी सुनिए। हाँ जवाब दीजिए मनीष जी। मेरी बात सुन लीजिए नीलाभ जी पहले। हाँ सुनाइए जल्दी से। तो जुबेर जी बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। भाजपा हमेशा सर्वे कराकर जो साफ स्वच्छ छवि के लोग होते हैं उन्हीं के आधार पर, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां जैसे उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण है, भाई बाहुल है, अगर हमारे कुशवाहा समाज है, हमारे जाट समाज, हमारे जाट है, सारे भाई लोग हैं। नीलाभ जी मैं बोल रहा हूं सुन लीजिए, मैं जब बोल रहा हूं तो सुन लीजिए ना। अरे नीलाभ जी 1 मिनट रुकिए, मुझे बात करने दीजिए। जब आप सुशासन की बात करते हैं, जब आप सुशासन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की बात करते हैं और अपराध को रोकने की बात करते हैं, तो फिर क्यों पार्टी हैंड टू हैंड एक्शन नहीं लेती ऐसे लोगों पर? जैसे कुलदीप सेंगर जैसे लोगों पर क्यों एक्शन हैंड टू हैंड नहीं लेती? क्यों सालों लग जाते हैं ऐसे कामों में? बहुत सारे विधायक कुलदीप सेंगर पे एक्शन हुआ ना, अंततः एक्शन हुआ कि नहीं हुआ जुबेर जी? कार्रवाई हुई कि नहीं हुई?
सर तो इतना लेट क्यों? उनके गवाह तक की हत्या सर, करवाई। हमारी न्यायालयीन प्रक्रिया में आप लोग उसी पर फास्ट ट्रैक कोड बनाकर जल्द से जल्द जो भी आपराधी तत्व चाहे हमारी पार्टी का ही क्यों ना हो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये हम योगी सरकार शुरू से प्रतिबद्ध है। कब कार्रवाई होगी ये तो बता दीजिए। मुख्यमंत्री योगी जी पे तो समाजवादी पार्टी के षड्यंत्र है नीलाभ जी समाजवादी पार्टी ने कहां पर षड्यंत्र किया है। योगी जी तो सांसद थे गोरखपुर से, उसमें अगर डाटा निकाला जाए तो अखिलेश जी का भी काला चिट्ठा बाहर आ जाएगा। सारा आप ये बताइए, क्या आप लोग मन से ये अनाउंस करने को तैयार हैं कि हम आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में एक भी दागी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे? क्या आप चुनाव करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सहमत हैं। हम साफ छवि के साथ ही चुनाव में जाएंगे और बिल्कुल हम तैयार हैं। फिर ऐसे में अखिलेश जी भी कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और अखिलेश जी का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आप भी कोई पीछे नहीं है, आपके योगी जी पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप भी पीछे नहीं है इस काम में। अगर मुकदमों की बात है तो क्या योगी जी चुनाव नहीं लड़ेंगे? नीलाभ जी, आपके भी 46 में से 14 लोगों पर ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज थे। आप पल्ला मत छाड़िए बात क्या के, ऐसा मत सोचिए कि आप कोई कम हैं, आप इनसे पीछे हैं। आप भी बराबरी करते हैं। अगर परसेंटेज में बताऊंगा सर, हमारी पार्टी पे जो मुकदमे लगे हैं अगर मैं बात करूं ना कार्यकाल में लगाए गए तो 30 और 37 मात्र 7% का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। जुबैर जी इस बात का जवाब दे रहा हूं। नीलाभ हमारी पार्टी पे जो मुकदमे लगे हैं अपने आजम खान के वो शरियत करके मुकदमे लगाए गए थे, वो भी भाजपा के नहीं लगाए हुए मुकदमे हैं, किसी के मुकदमे लगाए हुए नहीं है। इनके एक आध दो मुकदमे हमारी अगर पार्टी के विधायकों पे हैं तो भाजपा के लोगों ने लगवाए, लेकिन 52 मुकदमे झूठे नहीं हो सकते हैं। 52 मुकदमे मायने रखते हैं। 52 मुकदमे हत्याओं के, डकैती के। तो बदले की सियासत चल रही है क्या सर? आपकी सरकार है, आप उनपे मुकदमे ठोक दोगे? ठोको राजनीति कर रहे हैं क्या? उनकी सरकार है, वो आप पे मुकदमे ठोक देंगे? भाई 52 मुकदमे जो है वो कोई छोटे मुकदमे नहीं होते, वो भी मुख्यमंत्री मुखिया पे हो। हमारे मुखिया पे एक भी मुकदमा नहीं है। बताएं कौन सा मुकदमा है अखिलेश जी पे? चलिए 2022 अभी नजदीक है, ठीक है। आइए स्वराज जी के पास चलते हैं। स्वराज जी, एमएसपी की बात हो गई, जैसे कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एमएसपी पे हमने सबसे ज्यादा फसल खरीदी है। और एक बात और कही, आपने सुनी होगी मोदी जी की, अभी मैंने आपको बाइट पूरा सुनवाया है, पूरा मैंने आपको पूरी वो दिखाई है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार यूपी में जो कोरोना महामारी थी उस दौरान किसानों के खातों में सबसे ज्यादा पैसा यूपी के किसानों को हमने दिया है। स्वराज जी, आपकी आय दोगुनी करने का इंतजाम कर रहे हैं मोदी जी। मंझोले जो किसान हैं उनकी आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो लगातार। जुबेर जी, अगर कोरोना की बात करते हो तो लास्ट ईयर जब पहली हमारे पास वो आई थी कोरोना की दौर, तो उसमें जो किट का घोटाला है, किट किस हिसाब से खरीदवाई गई, प्राइवेट स्टोरों से, सरकारी स्टोरों से 3-3, 4-4 हजार रुपए की वो किट आती थी जब मरीज को घर भेजते थे अस्पतालों से। वो किट घोटाला अगर जांच हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और भ्रष्टाचार की बात ऐसी है कि भ्रष्टाचार की जड़ हमेशा ऊपर से आती है, नीचे से नहीं आती। आज सरकारी दफ्तरों में सब में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एमएसपी पे जो सरकार ये कह रही है कि हम एमएसपी पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो एमएसपी को गारंटी कानून बनाने में इनकी मैया क्यों मर रही है? क्यों नहीं इसको एमएसपी को गारंटी कानून बना देते? हमको भी एक एमएसपी कार्ड दे देंगे। चलिए मनीष जी, आपकी बात पहुंचा देंगे सरकार तक एमएसपी पे कानून बनाने को लेकर के, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं। मनीष जी, आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। और इस शो में फिलहाल इतना ही, क्योंकि आगे समय भी हमें इजाजत नहीं देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि आज पीएम मोदी अलीगढ़ गए थे, जहां जाकर उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है। और उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि साल 2017 से पहले भ्रष्टाचारियों के हवाले कामकाज था और राज्य में गुंडे और माफियों की चलती थी। योगी सरकार में केवल विकास का काम हो रहा है, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। लेकिन मोदी जी शायद ये भी भूल रहे हैं कि जब 2017 के समय चुनाव हुआ था, उस समय 403 विधायकों में से 143 पर भाजपा के जो थे वो आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज थे, और समाजवादी पार्टी के 14 विधायकों पर, जो कि 45 के आसपास विधायक थे, और वहीं कांग्रेस के 7 में से 1 विधायक पर आपराधिक मामला दर्ज था। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पास है, और उसी के मद्देनजर लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने पर लगे पड़े हैं। उधर राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है और देश को बेचने का काम किया है, और अभी शिलान्यास कर रहे हैं। अब देखते हैं कि बिल्डिंग भी बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि ये आगामी 2022 का चुनाव ही तय करेगा कि किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा सिंहासन पे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इस शो में इतना ही।